dear students, myself Vishu Chetwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो है जूनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन और जो सब्जेक्ट हम तैयार कर रहे हैं वो है राजस्थान सर्विस रूल्स RSR। उसका आज अपन चैप्टर 3 करेंगे और चैप्टर 3 किस बारे में है? ये है जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस के बारे में, सेवा की सामान्य शर्तों के बारे में। इसके ऊपर 10 इंपॉर्टेंट MCQ अपन कवर करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी प्रोबेशनर ट्रेनिंग की प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति के लिए A गिना जाएगा, B गिने जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी करेगा, C नहीं गिना जाएगा या D उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बात क्या है सर कि जो प्रोबेशनर ट्रेनिंग होता है उसका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है जो कि आप जानते हैं कि 2 साल होता है। बात यह है कि इसका ये जो 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जब हम एनुअल इंक्रीमेंट लगाते हैं तो एनुअल इंक्रीमेंट लगाने के लिए काउंट होगा कि नहीं होगा? तो सर ये काउंट नहीं होगा। इसमें सक्षम अधिकारी का कोई रोल नहीं है और गिना जाएगा ये भी कहना गलत है। 2 साल का जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है वो आपका जो पे स्केल होता है उसके इंक्रीमेंट के पर्पज से नहीं गिना जाएगा। देख लेते हैं इसका नियम, देख लीजिए। नियम 8 क्या कहता है? किसी नियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी चाहे कहीं पे कुछ भी लिखा हो, गवर्नमेंट जॉब में 20 जनवरी 2006 या उसके बाद जो भी ज्वाइनिंग्स होंगी उसमें जो पर्सन अपॉइंट होगा उसको 2 साल के लिए प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के रूप में उसे अपॉइंट किया जाएगा और इस ट्रेनिंग की अवधि के दौरान उसे फिक्स रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। फिक्स रेम्यूनरेशन कितना होगा वो गवर्नमेंट बता देगी। इसके बाद क्या लिखा है? परिवीक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात उसको पद के वेतन में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जाएगा। मतलब उसके बाद जो पे स्केल होता है, ठीक है, उसका जो भी जॉब रहेगा उसका जो पे स्केल रहेगा, पे स्केल में जो फर्स्ट सैलरी होती है जो कि मिनिमम सैलरी होती है उसे वो मिलेगी। तो यहाँ क्या लिखा है सर? ये जो पे स्केल है उसका न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जाएगा और ये भी लिखा है साथ में कि प्रोबेशन पीरियड की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति के लिए नहीं गिना जाएगा। आखिरी 2-3 लाइनों को देखिए। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग ही और शी शैल बी अलाउड मिनिमम पे, उसे मिनिमम पे मिलेगा इन द पे स्केल ऑफ द पोस्ट, जो भी उसकी पोस्ट रहेगी उसका मिनिमम, एंड पीरियड ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग शैल नॉट काउंट फॉर ग्रांट ऑफ एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट्स। तो हर साल जो 3% इंक्रीमेंट लगता है उसके लिए आपका ये जो प्रोबेशन पीरियड है उसे काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि, ये जो आपका प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड होता है, जनरली तो अपन उसे प्रोबेशन बोल देते हैं पर पूरा वर्ड है प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड है। सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात 2 वर्ष पूर्ण होने के दूसरे दिन से एक कर्मचारी को देय होगा। ये कहता है कि एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है, सपोज करो मैं जैसे 25 अक्टूबर 2018 को अपॉइंट हुआ था और 24 अक्टूबर 2020 को मेरे 2 साल पूरे हो गए, ठीक है। उसके बाद 25 अक्टूबर 2020 से मुझे जो पेमेंट मिलेगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन मिनिमम पे ऑफ द पे स्केल ऑफ द पोस्ट, 2 इंक्रीमेंट इन द पे स्केल ऑफ द पोस्ट, रेट्रोस्पेक्टिवली पे हाइक्स, उपयुक्त में से कोई लाभ। तो सर उसके बाद मुझे न्यूनतम सैलरी जो भी मेरे पे स्केल में मेरी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो न्यूनतम होगी, जैसे मान लीजिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा कि जो मिनिमम पे होती है UGC के अकॉर्डिंग वो हमें मिला करेगी, ठीक है। तो प्रोबेशन पीरियड में फिक्स पेमेंट मिलता है और उसके बाद जो आपका स्लैब होता है उस स्लैब में जो आप पहले पायदान पे जो सैलरी आती है वो आपका पेमेंट होगा, ठीक है। तो मिनिमम पे ऑफ द पे स्केल ऑफ दैट पोस्ट। इसका नियम वापस वही है, परिवीक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात उसको पद के वेतनमान में जो पे स्केल है उसमें न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जाएगा और ये भी कि जो ट्रेनिंग पीरियड की अवधि है उसको वेतन वृद्धि के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तो यही नियम पहले था, उसमें तीनों पॉइंट कवर होते हैं। चलिए सर और आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सामान्यतः राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है? जनरली द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ज्वाइनिंग द स्टेट सर्विस। और जैसे मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, जैसे आसान सा क्वेश्चन है या आसान ना भी हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, तो आप स्क्रीन को या वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लिया कीजिए, इसके ऑप्शन पढ़िए, आंसर सोचिए, आंसर लगाइए
वीडियो देखने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आपके हाथों हाथ 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हर बात की तरह तैयार हो जाएंगे। तो सर, अगर आप राजस्थान में सर्विस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपकी एज 16 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एज है 40 साल। तो 16 साल से छोटे व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी और 40 साल जिसकी उम्र हो जाएगी उसको एंट्री नहीं जाएगी। बहुत सारी किताबों में मैंने देखा तो अभी भी 35 वर्ष लोगों ने चला रखा है, लेकिन सर ये मार्च 18 के बाद ही पोजीशन चेंज हो गई है और इसको 35 की जगह 40 वर्ष कर दिया गया था कि अब 40 वर्ष तक गवर्नमेंट जॉब में आप एंटर हो सकते हैं। तो 16 वर्ष और 40 वर्ष ए इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। नियम 8 क तो रूल 8 है, वो क्या कहता है कि फर्स्ट ज्वाइनिंग के समय, जब आप राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब लेते हैं तो पहली ज्वाइनिंग के समय जब तक किसी पद या पदों की श्रेणी पर नियुक्ति से संबंधित सेवा नियम में अथवा इससे संबंधित आज्ञाओं में अन्यथा कुछ अंकित नहीं किया गया हो, यानी जब तक अलग से ही कुछ ना लिख दिया गया हो, तो राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। 40 के ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है। दिनांक देखिए, दिनांक 13 मार्च 2018 द्वारा 35 वर्ष के स्थान पर इसको प्रतिस्थापित किया गया है, यानी पहले 35 ही होता था पर अब इसे 40 कर दिया गया है। और तुरंत प्रवर्त, यानी ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हुई है। तो अब आपको 16 और 40 याद रखना है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए और वापस खुद ही सोचिएगा आंसर। द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इज, कहता है जिन पदों के लिए प्रतिभूति या जमानत लिया जाना आवश्यक है। कई ऐसी पोस्ट भी होती हैं जिसमें जो बंदा सेलेक्ट होता है या जो बंदी सेलेक्ट होती है उससे सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में 18 वर्ष, उस केस में मिनिमम एज है 18 वर्ष, यानी वैसे 16 वर्ष है, लेकिन ये अपवाद है कि अगर सिक्योरिटी अगर मांगी गई है तो फिर 18 वर्ष इसका आंसर रहेगा। इसका ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? नियम 8 का अपवाद अल्पवयस्कों अथवा ऐसे व्यक्तियों को जो 18 वर्ष की आयु के नहीं हैं, ऐसे पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिए जिनके लिए प्रतिभूति सिक्योरिटी लिया जाना आवश्यक हो। रूल तो ये कहता है कि जो लोग 18 साल से छोटे हैं उनको ऐसी पोस्ट पे अपॉइंट ही नहीं करना चाहिए जिसमें सिक्योरिटी आवश्यक हो। तो इसका मतलब यानी ऐसी पोस्ट के लिए ऑटोमेटिकली मिनिमम एज 18 साल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महिलाओं के लिए सर क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश में रखे हैं ताकि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। महिलाओं के लिए राजकीय सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु है। तो जनरली तो अपन ने देखा कि 40 साल तक के लोग राजस्थान में प्रवेश कर सकते हैं। फर्स्ट ज्वाइनिंग के समय 40 साल तक उनकी एज हो सकती है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन महिलाओं को यहाँ फिर रिलैक्सेशन है और वो 42 वर्ष तक भी एंटर हो सकती है। 42 ईयर्स एज तक भी महिलाएं फर्स्ट ज्वाइनिंग के समय आ सकती हैं। उससे जो ओवर एज हो चुकी हैं उनको फिर शामिल नहीं किया जा सकता। नियम 8 का ये भी अपवाद है, ठीक है, क्योंकि 8 क में तो अपन ने 16 और 40 पढ़ा और जो सिक्योरिटी वाला था वो भी अपवाद था। और ये क्या कहता है कि किसी विशेष पद यानी होता है पोस्ट और सेवा होता है सर्विस। सर जब आप RSR पढ़ते हैं तो ये शब्द बार बार आपके काम आएंगे और हर शब्द का मीनिंग होता है, यानी इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं पढ़ा जा सकता। तो किसी विशेष या पद या सेवा पर नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग रिक्रूटमेंट संबंधी नियमों में जब तक अन्यथा उल्लेख नहीं हो, महिलाओं के लिए राजकीय सेवा में प्रवेश पाने की अधिकतम आयु 42 वर्ष होगी, ठीक है। तो इस एज के निकलने के बाद आप फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, 42 तक तो रहोगे। कोई बहुत टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर हमारी जूनियर अकाउंटेंसी की तैयारी कैसी चल रही है, हम उस तैयारी को देखना चाहते हैं। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन बैंक या सैम्पल पेपर बना देते तो नाउ आप कह सकते हैं इंतज़ार पूरा हुआ। और अकाउंटेंसी का क्वेश्चन बैंक मैंने रेडी कर दिया है और वो अब अवेलेबल है। उसके अंदर 3000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। आप किसी भी स्ट्रीम के हों, लैंग्वेज के स्टूडेंट रहे हों, आप आराम से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। बाकी कर पाएंगे या नहीं वो तो आपकी तैयारी से पता लगेगा। क्वेश्चंस में थ्योरी क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों दिए हैं, क्योंकि पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हमें तो एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो एक क्वेश्चन खेल बना सकता है, बिगाड़ सकता है। सारे MCQs मैंने टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो आप अपनी टॉपिक वाइज तैयारी दे सकते हैं। फुल कवरेज दिया है। और अगर बाय द वे क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आता या आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ अलग होना चाहिए, तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डेफिनेट उसका आपको आंसर करूँगा। और ये सब मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है, तो कम रेट पे ही है। तो
तो आप आराम से अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। अकाउंटेंसी के बाद जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं मैं उनके भी क्वेश्चन बैंक रिलीज़ करूँगा। अभी राइट नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अकाउंटेंसी का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। छठा क्वेश्चन कहता है अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब्स तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को संबंधित पद के भर्ती नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता दी जाती है। शिथिलता यानी छूट दी जाती है, यानी इनको कितने साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो देखिए जो SC, ST और जो OBC कैंडिडेट्स हैं, फिर नॉन क्रीमी लेयर होता है, ये जो कैंडिडेट हो जाते हैं इनको 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी जॉब के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष है तो अगर कोई पर्सन इन कैटेगरीज को बिलोंग करेगा तो 45 साल तक के बंदे को भी चांस होगा कि वो अप्लाई कर सकता है। तो 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है SC, ST और OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर वर्ग होते हैं उनके लिए। इसका नियम बता देता हूँ मैं। राजस्थान सरकार का एक निर्णय है, उस निर्णय में लिखा है SC और ST के व्यक्तियों को राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु में अधिकतम 5 साल की छूट यानी शिथिलता यानी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है सर। अगला नियम देखिए, क्वेश्चन कहता है 7वां पॉइंट कहता है सेवा नियम के परंतुक यानी प्रोविजो में चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण परिवीक्षा प्रशिक्षण है ये वर्ड, परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि को 2 वर्ष के बजाय 1 वर्ष का रखा गया है। इसका क्या औचित्य बताया गया है? ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए जो प्रोबेशनर ट्रेनिंग होती है वो 2 साल के बजाय 1 साल होती है। ऐसा क्यों है या इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? पहला लॉजिक किसी ने दिया कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, उन्हें बहुत अध्ययन करना पड़ता है। बी ऑप्शन दिया कि नहीं, उन्हें अध्ययन के साथ साथ अस्पतालों में कार्य भी करना होता है। किसी ने कहा कि क्योंकि उन्हें डिग्री मिलने से पूर्व 1 वर्ष तक की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। और चौथा है कि देश में वैसे ही चिकित्सकों की कमी है, राज्य में चिकित्सकों की कमी है, इसलिए इनका प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रखा गया है। तो सर इसका आंसर सी है, क्योंकि जब इनको डिग्री अवार्ड होती है, जो MBBS की डिग्री अवार्ड होती है, उससे पहले ही इनसे 1 साल की इंटर्नशिप करवा ली जाती है, यानी 1 साल की ट्रेनिंग एक तरह से इनकी पहले ही हो जाती है। इसीलिए इनके लिए जो प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल रखा गया है। तो यही इसका सही लॉजिक है। ठीक है। और एक बार नियम देख लीजिए। नियम कहता है राजस्थान सेवा नियम 1951 जो 1 अप्रैल 1951 से पूरे राज्य में लागू है कि नियम 8 का जो परंतुक है समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जुलाई 2014 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें ऐसे वरिष्ठ निदर्शक के लिए डेमोन्स्ट्रेटर वर्ड यूज़ करेगा और सहायक आचार्य यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनकी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि है, जिनके पास MBBS की उपाधि है, 2 वर्ष, उन्होंने 1 वर्ष की इंटर्नशिप की है, 2 वर्ष के बजाय घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है। तो बात यही है कि इन लोगों के लिए 2 वर्ड यहाँ पे आए। एक तो वर्ड आया सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर और एक वो आया असिस्टेंट प्रोफेसर। कंडीशंस क्या हैं? उनके पास MBBS की डिग्री हो, उन्होंने 1 साल की इंटर्नशिप कर ली हो। ये दोनों शर्तें पूरी होने पर इनकी जो 2 साल का प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड है उसकी जगह 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ठीक है, उसके बाद इनका फिक्सेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 8वां पॉइंट, उपरोक्त अंकित जातियों शेड्यूल और बैकवर्ड की महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। बहुत टू बी वेरी फ्रैंक मैंने इसका रूल ढूंढने की कोशिश करी, मुझे वो नहीं मिला, बट एक बुक में क्वेश्चन था तो मैंने इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ही कर लिया। तो वहाँ आए क्वेश्चन कि महिला उम्मीदवार अगर SC या ST कोटे से हो तो कितना रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो इनके लिए रिलैक्सेशन है 10 वर्ष का। ठीक है, तो फिर अब ये यूँ रहा राजस्थान में कि मेल के लिए अगर मैं SC ST वाले की बात कर रहा हूँ, SC ST मेल कैंडिडेट है तो वैसे उसकी मैक्सिमम एज है 40 साल और 5 साल तक का इसका रिलैक्सेशन है, तो वो 45 साल तक गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है। और अगर SC ST कोटे की फीमेल है तो उसके लिए पहले ही 40 की जगह 42 वर्ष है और इसके लिए रिलैक्सेशन अवधि 10 साल है। तो फिर यानी वो 52 वर्ष तक भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ 10 वर्ष तक का रिलैक्सेशन दिया है। हालांकि मैंने इसका नोटिफिकेशन या रूल देखने की कोशिश की तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, बट मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया। तो ये जस्ट मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को
देखना चाहते हैं या नहीं वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। 9th क्वेश्चन कहता है यदि नवनियुक्त व्यक्ति अधिकतम आयु से बाहर हो तो इफ द न्यूली रिक्रूटेड पर्सन इज बियॉन्ड द मैक्सिमम एज। अभी अपन ने मैक्सिमम एज देखी, मान लीजिए वैसे ऐसा होता नहीं है बट गलती से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती हो गई या किसी भी तरह से एक ऐसा व्यक्ति अपॉइंट हो गया जो एज क्रॉस कर रहा है, तो ए ऑप्शन कोषाधिकारी उस द्वारा उसका प्रथम वेतन बिल पारित नहीं किया जाएगा। बी ऐसी नियुक्ति करने वाला नियुक्ति अधिकारी स्वयं वह वहन करेगा। सी उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके कॉन्सिक्वेंस ये होंगे कि ये दोनों चीज़ें होंगी। एक तो जो ट्रेजरी में अगर वो बिल जाएगा तो सैलरी बिल पास नहीं किया जाएगा, ऐसा व्यक्ति जो गलती से सिस्टम में आ गया है तो उसकी सैलरी नहीं छोड़ी जाएगी। सेकेंड, अब उसने मान लीजिए 1 महीना काम कर लिया तो फिर उसकी सैलरी कौन देगा, तो उसकी सैलरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को देनी पड़ेगी क्योंकि उसकी गलती है। गलती कैसे हुई वो तो खैर जांच का विषय रहेगा, बट अगर एक गलत व्यक्ति सिस्टम में आ गया है, उसने कुछ काम कर लिया है, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसे अपनी जेब से इसको भुगतना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसका व्यय वहन नहीं करेगी। है सर, उपयुक्त दोनों। अब मैं इसका नियम बता देता हूँ आपको। इस समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में नए नियुक्त कर्मचारियों के प्रथम वेतन के बिल के साथ नियुक्ति आज्ञा पत्र कोषाधिकारी देखेंगे। देखिए सर, ये जो रूल्स हैं वो लिखे गए हैं, इसीलिए लिखे गए हैं कि MCQ तो एक क्वेश्चन है पर उसके राउंड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप देख लें। तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा कि जो न्यूली रिक्रूटेड पर्सन होगा उसका जो पहला सैलरी बिल होगा उसके साथ क्या क्या लगेगा, उसके साथ उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी लगेगा। और अपॉइंटमेंट लेटर में वो क्या देखेंगे, जो ट्रेजरी वाले हैं वो क्या देखेंगे कि उसमें उस कर्मचारी की जन्म तिथि अंकित है, यानी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन है या नहीं। और फिर अगर वो पाते हैं कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन है और उसके हिसाब से ये इरेगुलर अपॉइंटमेंट है, अनियमित तरीके से नियुक्ति हुई है, तो फिर वो ये भी करेंगे कि वो उसकी सैलरी उसके खाते में क्रेडिट नहीं करेंगे, सैलरी उस व्यक्ति के खाते में जमा नहीं होगी। तो अब ऐसा कर्मचारी राज्य सेवा में रह नहीं पाएगा, है ना, उसे वापस निकाल देंगे सिस्टम से बाहर। और अब तक उसने जो काम किया है उसका जो वेतन है, उसका जितना वेतन चढ़ गया है वो नियुक्ति अधिकारी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो वहन करेंगे। फायदे में अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो तो ये सारी कहानी इंग्लिश में लिखी हुई है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो मैं पढ़ूंगा तो इसमें वीडियो में आप बोर ही होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्योंकि हम एक MCQ में वीडियो में 10 ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति की राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति पर ऑन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू द स्टेट सर्विस, ए प्राधिकृत चिकित्सक से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। बिल्कुल सर, उसे एक हेल्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब वैली ज्वाइनिंग वो लेगा तो उसका बाकायदा मेडिकल चेकअप उसे कराना पड़ेगा और उसे एक हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा अधिकारी या प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो आप ऐसे नहीं कि किसी आलू चालू क्लिनिक में दिखा के आ गए, वो जो देगा वो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है या जो CMHO होता है, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, या तो उस रैंक का या उससे ऊपर की रैंक का जो मेडिकल ऑफिसर होगा वही हेल्थ सर्टिफिकेट वो साइन करके आपको देगा अगर आपकी हेल्थ ओके है तो। जनरली ओके होती है, ऐसे आप जॉब में आने वाले तो घबराइए नहीं, बट इन केस मतलब वो हेल्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है और हेल्थ सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके PMO या जो CMHO होता है उससे साइन करवाना होगा। महिलाओं के संबंध में महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकेगा। अगर लेडी है तो कोई लेडी डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। तो ये सारी ही बातें सही हैं। ठीक है, ये जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपकी पहली ज्वाइनिंग होती है तो साथ में हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है और उससे जुड़े हुए नियम इस क्वेश्चन में कवर किए गए हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए। नवीन नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसको अगर आप प्रस्तुत नहीं करोगे तो आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप में भले ही सारी क्वालिफिकेशन हो सकता है कि आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास कर लिया हो, इंटरव्यू होना था तो इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया हो अगर होना था तो, बट आपको साथ में साथ जब आप ज्वाइनिंग देने जाएंगे, जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि यू आर फिट, आप फिट हैं। और उपयुक्त नियम 10 द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र पर जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और या उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, लेकिन महिलाओं के मामले में ज़रूरी नहीं है। महिलाओं के संबंध में जो
सक्षम अधिकारी है जहाँ पे वो रिपोर्ट करने जा रहा है, वो किसी महिला चिकित्सक का सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। अगर किसी लेडी डॉक्टर ने अगर हेल्थ सर्टिफिकेट इशू किया है तो वो उतना ही मान्य होगा। तो ठीक है, इस आज का MCQ वीडियो कंप्लीट हुआ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे, अपन केवल 10 एक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, बट होप ये क्वेश्चन आपको यूज़फुल लग रहे होंगे। मेरे लिए भी RSR पहली बार है, अकाउंट्स तो मैंने काफ़ी समझो पूरी लाइफ ही पढ़ाया है, लेकिन RSR के साथ ये मेरा पहली बार वास्ता है। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट और होप आपको वीडियो यूज़फुल लग रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।